नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का सवाल नंबर 1 ये कि आज की जो रिकवरी है वो टिकेगी या फिर अगले हफ्ते आएगी, बिकवाली होती हावी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 25,000 के ऊपर जब भी ज़्यादा है बाजार फिर से मचता है हाहाकार। दूसरा, ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के जो 2 हफ्ते का ब्रेक मिला है, इस 2 हफ्ते में क्या बाजार रफ्तार पकड़ेगा या फिर कोई नई चिंता अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से जुड़ी हुई आएगी और बाजार को नीचे की तरफ ले जाएगी। मिड कैप में कल बड़ी बिकवाली हुई, क्या करना चाहिए अभी, इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे और इस सेगमेंट को अलग से अपलोड भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर आके आज हमारी नज़रें रहेंगी और बाकी आज जो खबरें हैं उन पर भी बात करेंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, आज के ट्रेड पर, बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। बने रहिए लगातार अगले 1.5 घंटे तक हमारे साथ। और आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और दोबारा हम लोग बोनस पर उपलब्ध हैं। पहली टिप्पणी बाजार पर आपकी क्या रहेगी, क्या करें सर इस बाजार में? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, वेलकम बैक। आप फाइनली बोनस पे वापस देखने को मिल रहे हैं और एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, 1 हफ्ते की छुट्टी आपने बनाई है और इस 1 हफ्ते की छुट्टी जो आपने चैनल से ली थी, अब देखिए आप अपने मेन चैनल पे जो भी कर रहे थे, मैं तो ये बोलूंगा आपने 1 हफ्ते की बोनस पे छुट्टी बनाई थी। आज थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं सर। ठीक है सर, आज बताइए। फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं कि बाजार की बात करने से पहले कुछ कुछ सवाल है और मैं समझता हूं हमारा मतलब हम में दर्शक भी आ गए और मैं भी आ गया, पूरा अधिकार है लुकिंग एट हाउ सीजन यू आर कि आपसे हम कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करें। सर, पहला तो ये बताइए कि नितिन याहू के मन में क्या चल रहा है। दूसरा ये बताइए सर, नहीं आप ही के फॉर्मेट में चल रहा हूं सर। दूसरा ये बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की बुद्धि में स्थिरता कब देखने को मिलेगी। तीसरा ये बताइए कि जो पुतिन है ये यूक्रेन पे तो आज करीबन 3 साल से युद्ध चला के बैठे हुए हैं, ईरान और इजराइल में ये कैसे पीस टॉक कर रहे हैं ये सब। चौथी ये चीज बताइए कि चाइना अगर ईरान के साथ हो जाता है और इंडिया अगर इजराइल के साथ रहता है तो हमारी रशिया की और चाइना की इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगी। अब सर, जवाब का मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसका कोई जवाब नहीं। इसका कोई जवाब नहीं है। और ये सर, मैं आज सुबह कहीं सुन रहा था, खैर मतलब कहीं पर मैं सुन रहा था, लेकिन उसको कहना ठीक है कि नहीं पता नहीं, मतलब इतनी अस्थिर दिमाग मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब कहना क्या चाहता है, कभी मन में एक ही सवाल आता है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि 2 हफ्ते का टाइम है डिप्लोमेसी टॉक के लिए, उसके बाद आप बोलते हो कि डिप्लोमेसी की जगह का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो ये इन दोनों स्टेटमेंट में क्या आदमी उसका मतलब क्या निकाले और वो कहना क्या चाह रहे हैं ये भी नहीं पता। आप एक तरफ आपने जो है कई सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है अरब के लिए और कई जगहों पर आपने कैंसिल कर दी क्योंकि आपको अटैक करने जाना है, दूसरी तरफ आप डिप्लोमेसी चैनल भी खोलना चाह रहे हैं। तो ये जो मतलब अस्थिरता है दिमाग की ना, ये मुझे लगता है आज तक किसी इंटरनेशनल इतने बड़े लीडर में देखी नहीं सर। तो वो थोड़ा सा मुझे भी बार बार समझ में नहीं आ रहा है कि और इस आधार पे बाजार कैसे चलेगा। इसका उत्तर आप ही दीजिए सर इन चारों सवालों का। सर, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आज हमने एक उम्र ले ली है, आपने एक उम्र ले ली है, हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो उस तरीके से परिपक्व हो गया है कि जो हम कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में हम कुछ कर लेते हैं। जैसे आपने मुझे बोला 1 बजे शो, मैंने कहा हाँ, हम मिले, हमने शो किया। अब आप मुझे बोले 1 बजे शो, मैं बोलूं हाँ, और 1:45 बजे मैं गायब हो जाऊं, नोवे टू बी सीन, और 1:30 बजे मैं आ जाऊं। तो सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट मैं आपको बताऊं सर, मुझे अब डर इस युद्ध से ज्यादा इजराइल की पोजीशन पे लग रहा है। कुछ टाइम पहले एक हमने डिस्कशन भी किया था, मतलब एक मैंने आपको न्यूज भी भेजी थी कि साहब ये अब इनको ना रिप्लेनिश करना पड़ेगा, इसराइल के जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो कम हो रहे हैं। अब सर, तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं वाली कंडीशन में कहीं ऐसा नहीं है कि इजराइल इतने आगे बढ़ जाए और वो आर्म्स एंड एमुनिशन कहीं डिप्लीटिंग इतने ज्यादा हो जाए कि ईरान के साथ ही उनको वॉर, क्योंकि ईरान का भी डिप्लीट हो रहा है सर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई भी चीज एक क्लैरिटी नहीं दे रही है। अब इसका डेरिवेशन क्या निकलता है, ये जो भी हमने अभी बातें करी सर, क्लियर डेरिवेशन है कि डायरेक्शन मार्केट का जो मिलता है वो कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स से मिलता है। इंटरनेशनल फैक्टर्स में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो इकोनॉमी मूवमेंट है सर, वो कहीं भी क्लैरिटी नहीं आ रही है।
तो टू इवन गेज द आइडिया ना, मतलब इट हैज बिकम, अब जैसे आपके प्रोडक्शन पे अभी मैंने शेयर भी किया था, बाजार का हाल ना बिल्कुल संतूर के ऐड की तरह हो रहा है, कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता। अब इंडेक्स को देखिए और मिड कैप को देखिए तो पता ही नहीं लगता कि इंडेक्स जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उस तरीके से मिड कैप बिहेव ही नहीं कर रहे। तो इतना डिसअलाइनमेंट जहां पे हो जाए ना, वहां पे रादर देन पुटिंग योर ब्रेन्स, बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? देखिए, एक तो पर्टिकुलरली हम मार्केट की जो स्टार्टिंग में बात करते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं, 25,000 पे आ गया है, 25,150 या 25,200 पे कहीं ना कहीं टॉप आउट कर जाएगा। और लोअर एंड पे हम देखते हैं तो 26,600 क्लोजिंग बेसिस है और इंट्राडे बेसिस पे 26,450। ये दो लेवल है जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स पे मार्केट अगर सस्टेन करता रहता है, मे व्हाटसोएवर हैपन, आप कितनी क्रिटिकल न्यूज ले लीजिए, हमने जो वीक के स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि फ्राइडे को इजराइल और ईरान हुआ था, सॉरी फ्राइडे को जो हमने देखा था सर, 24,400 सब वॉट पॉइंट्स पे ओपनिंग करके 24,600 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई थी। तो इस पॉइंट पे मेंटेन कर रहा है निफ्टी, तो ये ट्रांजैक्शन कर रही है। बट नाउ इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू डिराइव कि एग्जैक्टली ये जो इंडेक्स के अलावा डिसलेंट स्टॉक्स जो है ना, वो एग्जैक्टली कहां अपना मूवमेंट करेंगे और कैसे करेंगे। बेस्ट वे पॉसिबल इज कि आप एक चीज समझ लीजिए कि आप जो होल्ड कर रहे हैं वो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, तो पोजीशन अपनी बना के रखें। वॉलेटिलिटी के चलते अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, डिसहार्टन ना हो या फिर कोई कंफ्यूजन में ऐसा कॉल ना ले लें, क्योंकि सर आने लग गई ये सब बातें। बिल्कुल। मतलब कल शाम से मैं आपको बताऊं, कल दोपहर से इनफैक्ट ये बातें आने लग गई कि 2 दिन में जैसे जैसे पोर्टफोलियो हमारा पॉजिटिव में आया था वापस से नेगेटिव में आने लग गया है, क्या एक बार निकाल दे। ये इजराइल ईरान तो और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ लग रहा है सर, नोबडी नोज। ये इजराइल ईरान आज शाम को बंद हो जाए, इजराइल ईरान कल तक चले, इजराइल ईरान के साथ कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाए, आपकी निफ्टी इन लेवल्स पे रहने वाली है। स्टॉक्स अभी जो भी आपने लिए हैं, जैसे भी लिए हैं, क्योंकि हम बोलते भी हैं वॉलेटिलिटी के चलते लोअर लेवल पे है, वहां पे आप एवरेज करें। हायर लेवल पे बेचने का अगर आप सोचें, प्रॉफिट अच्छा हो रहा हो तो बेचे, नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, विचलित ना हो। अभी पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, पूरी दुनिया इतनी ज्यादा विचलित हो रखी है, हर डेली बेसिस पे स्टेटमेंट बदल रहा है। अभी नेतन्याहू का आप देखें, 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि जब तक हम टॉप ब्रेसेस, टॉप लीडर ईरान को नहीं मारेंगे तब तक हम ये वॉर नहीं खत्म करने वाले। अभी उनका कल शाम को स्टेटमेंट आ गया कि हमारा उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ न्यूक फ्री करना चाह रहे हैं। इतने कंफ्यूजन में ना, डोंट ओवर रीड, डोंट ओवर ट्रेड, बस शांति से बैठ के देखें और क्वालिटी स्टॉक्स में जहां वैल्यू हंटिंग करने को मिले वहां वैल्यू हंटिंग करें। बस यही एक तरीका है जिस तरीके से आप करंट सिचुएशन मार्केट को प्ले कर सकते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं चलने वाली। कोई बड़ी गिरावट की डर तो नहीं है ना अभी? सर अभी देखिए, अब ये हो गई, बात हो गई। अब आप फिर मुझे बताइए, ट्रम्प साहब आज शाम को क्या कहने वाले? बात सही है। तो देखिए, एक चीज है, हमने ना टेस्ट किया है, बहुत बार टेस्ट किया है, और सर मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट आता है। मतलब कल भी आप देखेंगे ना, कल आप देखते एक्सपायरी के दौरान फर्स्ट हाफ में ऐसी फीलिंग आने लग गई थी स्टॉक्स को देख के कि सेकंड हाफ में अच्छी सेलिंग आएगी। 1 बजे करीब एक ऐसा पीक पॉइंट बन गया था जहां पे लग रहा था कि अब जो 2-2.5 घंटे बचे इसमें मार्केट अच्छे से टूटेगा ही टूटेगा, बट इट डिड नॉट हैपन। इंडेक्स मैनेज कर लिया, रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनको आपने मेंटेन कर लिया और इंडेक्स आपने मैनेज कर लिया। स्टॉक्स ब्लीड कर रहे थे। तो अब आप ये बोले कि बड़ी गिरावट, सर एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगती, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे डीआईएस के पास पैसा अच्छे से है, एफआईएस खुद कंफ्यूज्ड है, कैश में खरीद रहे हैं, फ्यूचर में अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाए जा रहे हैं। एफआईएस को ओवररेट मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी वो खुद नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनके टॉप ब्रेसेस कंफ्यूज्ड हैं। उनको ओवररीड मत करिए, डीआईएस बाय कर रहे हैं और क्वालिटी स्टॉक्स में बाय करिए। अगर नीचे भी आता है ना तो और बाय करना चाहिए, और कोई टेंशन एट द वेरी फेस ऑफ इट, क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं अभी, और हम लोग के साइड कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब एक और चीज सर, अभी आप देखिए इतने दिन से, 1 सेकंड लूंगा सर, 15 सेकंड ले लेता हूँ, ये ऑपोजिशन ने इतना हाहाकार मचा दिया था कि देखो ट्रम्प हर जगह जा जाके बोल रहे हैं कि सीज फायर तो हमने करा। अब कल वो उस डायलॉग से भी पलट गए कि साहब मैंने तो नहीं करा, मैंने तो सिर्फ बातें करी थी। ट्रम्प साहब मतलब ये अभी मतलब मैं तो सोच रहा हूँ अभी 4 साल बाकी हैं, मतलब ये सर 3-3.5 साल अभी बाकी हैं इनके, वो कैसे गुजरेंगे और ये दुनिया को कैसे नचाएंगे वो बड़ा देखने वाला होगा। और वाकई में मतलब सरदर्द हो जा रहा है जिस तरीके से हर रोज़ नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं। कैसे समझा जाए, क्या एनालिसिस किया जाए, क्योंकि एनालिसिस तभी आप कर सकते हैं जब एक स्टेटमेंट पे कोई टिके
आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, तो फिर थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। चलिए खैर, पुष्पा जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुष्पा जी नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? सर अच्छे हैं। रजत सर को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। रजित जी ने सुन लिया। मैम कैसी हैं और सब कुछ घर में कुशल मंगल? सब बढ़िया है सर। चलिए बहुत अच्छी बात मैम। और बताइए क्या प्रश्न है आज आपका? सर इरिडा पे क्वेश्चन था मेरा। हाँ, कितने शेयर है मैम? मेरे शेयर हैं 1013 शेयर है, 181 की बाइंग है। 181 पे भाई आपने किया हुआ है। और कब तक होल्ड कर सकती हैं इसे आप? होल्ड कर सकती हूँ जब तक प्रॉफिट ना आए सर। जब तक प्रॉफिट ना आए। चलिए ठीक है, ये एक दायरे में रहा लंबे समय तक। और कल जो पिटाई हुई मिड कैप की, उसमें ये भी शामिल था, बुरी तरीके से टूटा। कल एक बड़ी खबर भी आई और उसका असर आज देखने को मिल रहा है। जितने ये REC, PFC, इरिडा, IRFC ऐसे शेयर हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ये जो RBI की तरफ से बड़ी राहत मिली है, अभी खबरों के खेल में और डिटेल में चर्चा करेंगे। सर अभी इरिडा में क्या करें? कल की गिरावट के बाद तो लगा कि अब नए हो सकता है कि लोज बनते दिखाई दे, लेकिन एक ही दिन में रिकवरी आ गई 4.25% ऊपर, 165, 166 के आसपास चल रहा है। 181 की इनकी बाइंग है। आपकी टिप्पणी? सर आपको बताता हूँ, इरिडा का अगर आप कल चार्ट देखते ना, कल हम क्लोजिंग पे बात कर रहे थे, मतलब आई वाज इन टॉक विद द क्लाइंट, और उन्होंने बोला भाई साहब अब देखो इतना नीचे आ गया, खरीद लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, लोअर लेवल्स पे आने दीजिए फिर देखेंगे। अभी यहाँ से ये और डाउन साइड बनाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल इसी स्टाइल में बात हुई, और डाउन साइड बनाता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा 148 के पास। अब आप देखिए आज जो किया है इसने हाल, और ये अब जिस तरीके से बिहेव कर रहा है सर, मैं मैम को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ठीक है आपकी हायर लेवल पे पोजीशन बनी हुई है, और ये हायर लेवल पे जो पोजीशन है ना, इन्होंने एक्चुअली ट्रिपल टॉप पे ही एक पोजीशन बनाई है। मतलब जो इनकी बाइंग प्राइस है उसके प्रिसाइसली पास 180 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा ना, तब इसमें मूवमेंट आएगा। और वो जो मूवमेंट है, सॉरी, वो एक बार इसको 208 रुपए तक लेके जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इनको हम एक ऑल्टरनेट क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है अभी ऊपर है, न्यूज है, और न्यूज का एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है, बट उस तरीके से ब्रेकआउट नहीं दिया है। वी स्टिल होल्ड अ चांस कि 148 150 रेंज पे मिले। अगर आपको मिलता है और आपको पोजीशन और बढ़ाने का मन है, तो डेफिनेटली आप वहां पे पोजीशन बढ़ा सकते हैं, और जो आप पोजीशन लेंगे उसको 178 79 में डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप एवरेज नहीं भी करना चाह रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, थोड़ा सा समय दें इसको। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी सुधरेगी और वापस फंड फ्लो आना चालू होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, आपको अपसाइड भी देखने को मिलेगा। 208 210 के टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 256 से 260 रुपए के लेवल तक भी आता हुआ ये दिख सकता है। चल ठीक, ये सवाल ये जो है इरिडा को लेकर के राय निकल के आ रही है। अमरेंद्र चौहान जी जो कि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं सर शक्ति पंप और ओसवाल पंप, इन दो में से कौन से में एंट्री ले सकते हैं अभी, या फिर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं? सर मानसून अच्छी रफ्तार दोबारा पकड़ लिया है, बीच में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर से रफ्तार जो है अच्छी पकड़ी हुई है। और अब यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र में अगले 1 से 2 दिन में अच्छी खासी बारिश की संभावना है, कई जगहों में बारिश हो रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? ये ओसवाल पंप कल के जो है लिस्ट हुआ है, हाल की लिस्टिंग है, और शक्ति पंप पुराना जांचा परखा है, इनमें से किस में इनको पैसे लगाने चाहिए? लगाने सर आपके सवाल में ही आपका जवाब था। ओसवाल पंप सर आज ही लिस्ट हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक खराब है, बट सर जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप होती हुई लगी है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है टू डिस्कवर, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, और मार्केट को भी इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मतलब आप देखिए 3% के अपसाइड के साथ ये लिस्टिंग में आया था, और उसके बाद अभी ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। बट सर IPO का रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे थे इससे। तो बेटर है कि हम वो बोलते हैं ना कि अननोन फ्रेंड इज नोन एनिमी इज बेटर देन अननोन फ्रेंड। सर शक्ति पंप थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा ओसवाल खराब है, बट ओसवाल को थोड़ा सा समय दे देंगे ना, वो अपने ग्राउंड डिस्कवर कर ले, तब तक आप शक्ति पंप में क्या कर सकते हैं? शक्ति पंप में सर जिस तरीके से ये मूव कर रहा है अभी ना, बिल्कुल एक बहुत अनडिसाइसिव है ये भी, बिल्कुल ट्रम्प साहब की तरह ही है अभी। ये 998 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो आप इसको खरीदिएगा, और बहुत ही नियर टर्म में आपको 1200 रुपए तक का लेवल दे सकता है। अगर ये नहीं सस्टेन करता है और डाउन साइड आने को दिखता है इसमें, तो आपको 880 890 रुपए के लेवल, तो ये बिल्कुल नो ट्रेड जोन है। या तो ऊपर जाए तो खरीदें, या नीचे जाए
तब इसमें अपनी पोजीशन देखें। एक चीज सर मैं और ऐड कर देता हूँ, अभी क्या स्क्रीन पे बार बार मैं अपने आप को देख रहा हूँ ना, तो ये मेरी पिटाई नहीं हुई है जिस कारण से मेरी आंखें सूजी हुई है, ये एक्चुअली कोई इंसेक्ट बाइट हो गया है और मैंने एवल तो ले ली है, बट ये सही तरीके से सेटल नहीं हो रही है। मतलब मुझे खुद को देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कोई भी सोचे कि मैं पिट कर आया हूँ क्योंकि मिड कैप टूट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये इंसेक्ट बाइट हुआ है जिसके कारण से आंखें थोड़ी सी सूजी हुई है। कोई बात नहीं सर, आप तब भी स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आपकी स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं आई है, मतलब अंदाजा, मतलब मुझे तो लगा नहीं सर इस बात पे। अब चूंकि आपको हुआ है तो आप, हाँ अब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो अब मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब आपकी, मतलब जब आप आते हैं ना स्क्रीन पर तो आपकी मुस्कुराहट के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तो एक तो बात यह है कि लोग आपकी मुस्कुराहट में ही आकर्षित हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो आंखों तक पहुँचे नहीं। तो ठीक है सर, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपकी स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं है। आयुष्मान भारती जी हैं, कह रहे हैं टाटा मोटर लेना है, क्या करें? अब ये इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ भी आ रहे हैं सर, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी अवॉइड कीजिए टाटा मोटर्स को और नीचे आने दीजिए। आप की सकारात्मक टिप्पणी एक टाटा मोटर्स को लेकर के है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि अभी टाटा मोटर्स में करें क्या, जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर पड़ा हुआ है। उन दोनों तरह के लोगों के लिए आपकी टिप्पणी अभी टाटा मोटर्स पे क्या रहेगी? देखिए सर, अब मैं ना कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। टाटा मोटर्स पे बेसिकली नेगेटिव बातें क्यों आ रही है, मतलब एक से 1.5 मिनट का एक्सप्लेनेशन चला जाता है। सर ये जो फॉल आया था ना, ये फॉल आया था इनके जेएलआर बिजनेस को लेके कि जो कैश चर्निंग है वो जेएलआर इस फाइनेंशियल ईयर में सही तरीके से नहीं कर पाएगा, और इनका एक अच्छा चंक जो आता है रेवेन्यू का वो जेएलआर से आता है। पॉइंट टेकन, उसके चलते आपको करेक्शन देखने को मिल गया था। सर उसके करीबन एक हफ्ते पहले इनकी कमेंट्री आई थी कि इनकी जो पैसेंजर कार व्हीकल सेल्स जो है वो 13% से ग्रोथ करती हुई दिख रही है, और अब ये एग्रेसिवली अपने पैसेंजर कार्स में नया लाइनअप लेकर आ रहे हैं। टू नेम अ वेरी स्ट्रेटेजिक कार दैट दे हैव कम अप विद, हैरियर ईवी। सर 21 लाख रुपए में ये जो एसयूवी लेकर आए ना, आप इसके बारे में पढ़िएगा। मैं आपको कह रहा हूं इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ रिपल इफेक्ट इन द एंटायर एसयूवी मार्केट। बहुत अच्छी प्राइस रेंज में एक ईवी एसयूवी 4x4 कॉम्पिटेंट है। तो अभी ऐसे लाइनअप इनके सफारी वगैरह सब आने वाले हैं, और सर डीमर्जर भी होने वाला है। अब ये तो हो गई बात कि फंडामेंटली क्या क्या कारण है, जेएलआर से प्रॉब्लम आएगी बट पैसेंजर कार सेल्स इनकी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि सर जिनके पास है अभी वो बने रहे, ना तो यहाँ पे कोई और एग्रेसिव पोजीशन बनानी है ना बेचना है। जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, यहाँ से नीचे आता है 665 रुपए के आसपास आता है, वहां पे आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। और ये जो बाइंग है ये एक एक्सट्रीम, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मैं वापस जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैं नहीं कहता वो लेवल्स आएंगे, मगर अगर आता है तो 625 रुपए में अपनी पोजीशन और इंक्रीज करनी होगी। और एक और चीज बता दूं सर, नॉट टू फॉरगेट, अभी बातें चल रही हैं डिफेंस में, अभी को डिफेंस की ही बातें हो रही हैं। जैसे ही आर्मी के ऊपर फोकस होगा, महिंद्रा एंड टाटा, नॉट टू फॉरगेट, दे आर द की सप्लायर्स ऑफ ऑल द डिफेंस मोबिलिटी, आर्मी की मोबिलिटी के लिए ना ये की सप्लायर्स है। और अभी टाटा ने तो कुछ कुछ टायर्ड गन्स भी बनाना चालू कर दिया है इनके लिए। वो ऑर्डर बुक जब शूटिंग करेगी ना, तो आपका जेएलआर और आपका वो सारी चीजें बैकएंड पे चली जाएंगी और ये शूट करेगा। इसमें अपॉर्चुनिटी हिडन है, अच्छे वैल्यूएशन से मिल रहा है, विचलित ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हाथ के हाथ चलेगा, बट हाँ खराब नहीं हुआ है और अपसाइड आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब जरा फटाफट कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लिए जाएं, और ये प्रश्न हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? रजीत सर को भी नमस्कार मेरा सर। हाँ रजीत सर ने सुन लिया सर, आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर लुधियाना से बोल रहा हूँ। अच्छा लुधियाना पंजाब से, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है? सर टीटागढ़ लिया हुआ सर, 925 से 50 शेयर लिया हुआ। 925 पे कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 2 महीने तक। 2 महीने तक, चलिए ठीक है। आज रिकवरी मोड में है ये पूरा, मतलब सेक्टर जो है अच्छी खासी पिटाई के बाद सर रिकवरी आ रही है। कल तो लगा था कि अब यहाँ पे अभी सब जगह ही, मतलब सबके पोर्टफोलियो हिल गए थे, लोगों के बहुत सवाल आ रहे थे कल, अब क्या करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर टीटागढ़ पे? अभी रेलवे को लेकर व्यू क्या है सर आपका? देखिए रेलवे ने मुझे तो डिरेल कर दिया है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत बुलिश हूँ।
और बुलिश होने के सारे फंडामेंटल कारण मैंने सबके समक्ष रखे भी हैं। अभी एक सर होता क्या है ना, मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब अच्छा बच्चा जो होता है ना वो परफॉर्म भी कर रहा होता है, बट आप जब बुरे बच्चों को पीट पीट के थक जाते हो ना, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी हरकतों का गुस्सा आपका अच्छे बच्चे में भी निकल जाता है। वही बेचारे रेलवे के साथ अभी हो रहा है। अब टीटागढ़ की हम बात करें ना, अभी देखिए फॉर द टाइम बीइंग इनको क्या अपसाइड देखने को मिलेगा सर, अभी थोड़ा सा मुश्किल है। इनका अपसाइड रजिस्टर होना चालू होगा जब ये 960 के ऊपर जाएगा। 960 के ऊपर मेंटेन करना ये चालू कर दे, उसके बाद इनको इमिडिएटली 1200 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब इनको करना क्या चाहिए, मैं एक चीज इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो अपनी टाइमलाइन थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। अभी इतना जल्दी एग्जिट मिले मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो बर्जिंग करती है सिस्टम के अंदर, आपको 760 770 के आसपास देखने को मिलता है, प्लीज एवरेज जरूर कर लीजिएगा, वो एक अट्रैक्टिव भाव होगा। और समय थोड़ा सा बढ़ाएं, एक क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, परेशानी की बात नहीं, टाइम बढ़ा दीजिए, प्रॉफिट देके लीजिए। ठीक सर, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो यहाँ पर रखना होगा ध्यान आपको। और अगली कंपनी के लिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। बीएल को लेकर के सर हमारे पास ये प्रश्न आया हुआ है कि अभी क्या करना चाहिए। 600 नहीं, अभी एक सेकेंड, इनका सवाल जो है आंखों के सामने से ओझल हो गया। 269 पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू है, सेजल राउत जी हैं, तो 269 पे लेकर के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक दो खबरें भी हैं बीएल पे। एक तो ये है कि अब ये सेंसेक्स में इंक्लूजन हो रहा है बीएल के लिए, तो नया जो है फंड फ्लो यहाँ पर आएगा। और मतलब क्या ये एकमात्र ऐसा शेयर है जो कि मतलब ऐसा लग रहा है पुष्पा मूवी देख के आया है और कह रहा है झुकेगा नहीं। मतलब बिल्कुल, मतलब सब टूट गया, डिफेंस में सब कुछ हुआ, बीएल चल रहा है सर। और वो ठीक है, वो 1 रुपये 2 रुपये ही चल रहा है, पर चलेगा। 406 407, अभी क्या करें सर, फ्रेश एंट्री के लिए भी जगह चाहिए। और जिन्होंने 269 पे ले रखा है, इन्हें कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर देखिए, पेशेंस इनके पास अच्छा है, और ये ना मेरी तरह टाइप वाले हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कोई मिलते हैं ना। और सर मैं अभी आपको एक चीज बोलूंगा, 450 इज ऑन कार्ड्स एंड डू नॉट बुक प्रॉफिट्स ऑन 450 एज वेल। अभी सर ये जो आप आज के दिन के लिए मैं आपको बोलूं, मतलब मैं ये ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहा हूँ, ये जो बीएससी के एडजस्टमेंट्स है ना, आपको 2:30-3 बजे से होते हुए दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो पैसिव फंड्स है ना, वो अपने आप को रिलोकेट करना चालू कर देंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट आ गया है, मंडे से ये चालू हो जाएगा। तो पैसिव फंड्स को अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी 2-2:30 बजे से आपको इसमें थोड़ा सा और अपसाइड आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपने जिस लेवल पे लिया है, मैं तो आपको स्टॉप लॉस भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन है, बट आपकी जर्नी को खराब करेगा। 450 रुपए में वापस शो में हम मिलेंगे, तब उस टाइम क्या सिचुएशन है उसको देख के रिविजिट करेंगे और समझेंगे। अभी कुछ भी नहीं करना है, आराम से होल्ड करिए, मजे करिए, बहुत अच्छा स्टॉक। सर खरीदने के लिए जो लोग पूछते हैं उनको क्या नीचे आने का वेट करना चाहिए? सर जाता नहीं है, मतलब मैं आपको बताऊं, आप खरीदने की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ मेरे ही पर्सनल अकाउंट्स हैं, इमीडिएट फैमिली अकाउंट्स हैं उनको, क्योंकि सर एक तो प्रॉब्लम क्या हो गई ना आपके चैनल में आने के कारण, अब जो भी लोग शेयर मार्केट देखते हैं ना, आपके वीडियोस वहां चले जाते हैं सर, और मेरा बीएल का डिस्कशन दिख जाता है, तो बोले तुम स्क्रीन पे जा जाके तो क्या बोलते रहते हो और हमको नहीं खरीदने दे रहे हो। तो मैंने कहा थोड़ा सा करेक्ट कर जाने दो सर, करेक्ट हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये। अब इसमें करना क्या होगा, अब इसमें करना ये होगा कि आप ना इसको खरीदना चालू कर ही दो, ये नहीं टूटता। जो आपने बोला ना पुष्पा नहीं झुकेगा, यहां 10% 15% पोजीशन बनाइए, फिर 390 रुपए अगर आपको देखने को मिल जाता है, 10-15% पोजीशन और बना लीजिए। 365 एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अगर कभी देखने को मिली तो एक स्टैगर्ड मैनर में ना अपनी बाइंग चालू कर दीजिए। इसके डाउनसाइड के वेट करने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि बेटी बूढ़ी हो जाए और शादी ना हो पाए, ये 450 रुपए आ जाए और हम इसका कुछ भी ना कर पाए तो दुख होगा। तो आप स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। 365 का एक एक्सट्रीम बॉटम है, उससे नीचे तो आई डोंट सी इट गोइंग, बट हाँ यहां से थोड़ा थोड़ा बाइंग करना चालू कर देंगे ना तो थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, कम से कम पोर्टफोलियो में तो आएगा। ठीक सर 40-42 मिनट के आसपास का हिस्सा जो है हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, तो कोशिश ये करेंगे जितने ज़्यादा कवर हम कर सकें, ताकि 8 बजे जो लोग देखें एटलीस्ट उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल जाएं। जरा फटाफट जरा बीएल पे बात हो रही थी, जरा एक तो ये दिखा दीजिए कि आज 2:30 बजे जो है डिफेंस स्टॉक्स पे अगर आपका कोई सवाल रह गया है या फिर सवाल आप पूछ रहे हैं, इस कार्यक्रम में तो उत्तर मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल जो हम 10 बजे थीम करते हैं, तो कि आज काफ़ी दिनों बाद हम बोनस पे आए थे, तो हमने कहा डिफेंस पे इतनी भर भर के सवाल थे
तो जितने भी आपके डिफेंस पे सवाल हैं, कोशिश आप ये रही है कि सारे को हम कवर कर लें। तो आप 2:30 बजे इस कार्यक्रम की तुरंत समाप्ति के बाद हमारा ये खास सेगमेंट जो है वो देख सकते हैं। HLBL, कोचिंग शिपयार्ड, GRSC, मैजगांव डॉक, SCI, BDL, आइडिया फोर्ज, BEML, जेनटेक, यूनिमैक, एस्टा माइक्रो, डेटा पैटर्न, BML, सब पे राय आपको मिल जाएगी। 2:30 बजे आप देखें और अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दें। अगली टिप्पणी, अगला प्रश्न जो हमें हमारे साथ एक दर्शक भी थे, लेकिन चलिए अभी जो है हमें एक प्रश्न जो भेजा गया है वो भेजा गया है सुजलॉन को लेकर के। जॉब रिएक्शन के नाम से आईडी है, 6822 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं विपुल जी हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सर, मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी, इस हैंडसम लग रहे हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 6822 पे लिया हुआ 1800 शेयर सुजलॉन। सर हैंडसम से एक बात याद आ गई, आज आपने वादा तोड़ दिया अपना। फ्राइडे, कौन सा फ्राइडे वाला? ओह अरे सर, ये इतना सब कुछ चल रहा नहीं, वो मेरे दिमाग से इसलिए निकल गया। इतनी सारी चीज़ें आप जान ही रहे थे चल रही थी, तो अब बड़ी मुश्किल से चीज़ें सामान्य हुई, तो हाँ मिस हो गया। कल के माफ कीजिएगा, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। अरे सर ऐसे मत बोलिए। जी सर। अब देखिए इन्होंने सुजलॉन में जो किया है ना, पोजीशन बनाए रखे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इनको पोजीशन अपनी और इंक्रीज करनी है, मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, ऑड 61, 60, 61, 80 लेवल्स पे अगर आता है अपनी पोजीशन और बढ़ाएं। री रेटिंग कैंडिडेट ये बन चुका था, री रेटिंग हो चुकी है, थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रहा है, आप ये मान लीजिए। बहुत जल्दी जैसे ही अपसाइड मूवमेंट अपना वापस चालू करेगा, बहुत जल्दी आपको 72 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैं ये भी नहीं बोलूंगा मीडियम टर्म के पहले ही आपको वापस 84 लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अच्छा स्टॉक है, विचलित ना हो, नीचे नहीं भी एवरेज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक सर, चलिए नितिन जी हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ। नितिन जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं नितिन जी? हाँ सर, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत अच्छा हूँ सर। मैं अरे आप सर आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मैं लगभग 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ जी। और मेरी कुछ सेविंग्स थी LIC वगैरह में, तो मैंने वहां से पैसा विड्रॉल करके डिफेंस में 2.5 साल पहले लगाया था, जो कि अभी मुझे लगभग उसने ट्रिपल पैसा कर दिया है। अभी मेरा जो पैसा था वो लगभग 5.5 लाख रुपए लगाया था और अभी 16 लाख के ऊपर है वो। वाह, इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी। वाह, तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल। धन्यवाद सर। बस मतलब बाकी तो सब कुछ ठीक है, मतलब मिठाई तो हम लोगों को खिला ही सकते हैं, मतलब जो है 3 गुने पैसे पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर, ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही बढ़ता रहे, यही कामना है सर। आज आपका क्या प्रश्न है सर? सर मेरा रिलायंस पावर के मैंने 5000 शेयर खरीदे हैं अभी लास्ट वीक 68.71 में, और मैंने इसके साथ में एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी 233 में 2000 शेयर खरीदे हैं। तो मैं दोनों में जानना चाहूंगा कि रिलायंस पावर का 68.71 में 5000 शेयर्स को मुझे होल्ड करना है या फिर अभी मुझे एग्जिट करना है, या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन पे भी प्रकाश डाल सकें, वो 233 पे मैंने परचेज किया। आपने ये किस मतलब क्या कितने कुछ नजरिया तो रखा होगा, 2 साल 3 साल 2 महीने 6 महीने साल भर? हाँ सर, मैं इसमें टाइम का कोई नहीं है, जब वो प्रॉफिट आएगा जब भी बेचूंगा मैं इसको। चलिए ठीक है। कंसर्न वही है कि मुझे इसमें रिस्क लेना है या रिस्क फैक्टर कितना है। हाँ, इसमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है आपका और अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया, और ये होता है धैर्य के साथ बैठे रहने का। अच्छे शेयरों को समय पे अगर आप ले करके टाइम पे और मतलब वॉलेटिलिटी को छोड़ दें, अपना चुपचाप बैठे रहें, अच्छे पैसे बनते हैं। सर आर पावर 68 पे लिया, 4-5 रुपये नीचे आया, एक तरफा रैली के बाद अब थोड़ा सुस्ता रहा है, सुस्ताना भी चाहिए। शानदार रैली रही आर पावर के अंदर, थोड़ा सा ऊपर इन्होंने लिया और दोनों ही शेयर थोड़े से ऊपर लिया इन्होंने, SCI भी। पहले आर पावर पे बात करते हैं, अभी 63 पे चल रहा है, 5 रुपये के नुकसान पे। सर पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो इन्होंने बात कही ये आपका डेडिकेशन ही है जिसके कारण ये पोर्टफोलियो पे ग्रोथ देखने को मिली है, और इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस तरीके से इन्होंने आपको डिसिप्लिन मैनर में फॉलो किया, तो अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है। अब देखिए आर पावर, आप टाइमलाइन अच्छा लेके बैठे हुए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी कुछ भी ना करें। अगर आप शॉर्ट टाइमलाइन का मेरे को बोलते हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपने होल्ड किया है, आपको अर्ली एग्जिट चाहिए, तो मैं आपको जरूर बोलता कि आपको 59 लेवल्स या 59-50 लेवल्स पे मिले तो आप एवरेज करिए, ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। एक चीज मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, अगर उस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के चलते आपको 52 लेवल्स पे मिलता है तो हम एवरेज करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे।
अब इसमें करना क्या है अपसाइड का, देखिए अपसाइड की स्टोरी अभी इसकी बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है। हम मिल नहीं पाए थे, बट अभी एक और डेवलपमेंट हुआ था सर, रिलायंस डिफेंस को डेसॉल्ट के साथ जो एक टाई अप किया है, जिसमें वो फैल्कन 2000 जेट्स बनाने वाले हैं। अब धीरे धीरे एडीएजी ग्रुप स्टेबलाइज करता हुआ जा रहा है, और मैं समझता हूं रिलायंस पावर में भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहां से अभी फर्दर अपसाइड बाकी है। अगर आप इसको सही समय के लिए रख लेते हैं तो मैं आपको बहुत बहुत कंजर्वेटिव टारगेट देता हूं 88 से 92, उन दो लेवल्स के लिए अपनी पोजीशन मेंटेन करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और वहां पे भी मैं आपको बोलूंगा प्रॉफिट ना बुक करें, एक बार चैनल पे आए, सर से वापस सवाल करें, हम रिविजिट करेंगे, वापस आपको बताएंगे। अब देखिए एससीआई स्टॉक खराब नहीं है, बट एससीआई आपने ना थोड़ा से ऊपर लेवल पे ले लिया है। तो अब करना क्या है, अब मानिए अगर मार्केट करेक्शन के चलते आपको ये नीचे मिलता है अगर वापस 204 रुपए के आसपास, तो आप इसमें एवरेज की पोजीशन बना लीजिएगा। अगर एवरेज नहीं करना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से इसने कल की फॉल के बाद भी हल्का सा रेजिलियंस दिखाया था और आज भी ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करी है, अभी फर्दर अपसाइड इसमें बाकी है। और अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट से थोड़ा सा और मतलब आप मान लीजिए 3-4 महीने के लिए भी अगर होल्ड करके चलते हैं, 258 से 264 का लेवल ऑन द कार्ड्स है, आप वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहें तो करें। अगर नहीं करना चाहते हैं और अवधि लंबी रख सकते हैं तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये 340 के लिए तैयार हो रहा है, अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करें। बिल्कुल, तो ये उम्मीद करते हैं दोनों पे आपको उत्तर मिल गया है। अगला प्रश्न भरत प्रजापति जी का ले लेते हैं। एसजेवीएन को लेकर के काफ़ी देर से इनका सवाल आ रहा है सर। 90 पे लिए हुए हैं, क्वांटिटी 100 है। आज सुबह से बहुत सारे सवाल हैं सर एसजेवीएन को लेकर के। ज़्यादातर लोगों की पोजीशन 100 रुपये के ऊपर की है, इनकी पोजीशन ज़रूर 90 की है। ये पहले से ले रखे हैं। अभी क्या करें सर एसजेवीएन के अंदर, ये पूरा पावर पैक में जो एक तरह सा मतलब पावर बत्ती गुल होकर के रखी हुई है, क्या करना चाहिए अभी इनको एसजेवीएन पे 95 का रेट? सर देखिए ये फॉर्चुनेट है, अच्छे लेवल पे इन्होंने ले रखा है। एसजेवीएन देखिए थोड़ा सा पावर के साथ साथ ना समय भी मांग रहा है, इसको थोड़ा सा समय दे दीजिए। 104 रुपए के ऊपर इसको बस क्लोजिंग हो जाने दीजिए, जो कि थोड़ा सा टैक्सिंग लग रहा है एट द वेरी प्लेस ऑफ इट, बट होगा, ऐसी बात नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 104 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करेगा ना, उसके बाद 130 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा। स्टॉक में परेशानी नहीं है, विचलित ना हो, थोड़ा सा समय मांग रहा है, समय दे दीजिए, ये आपको रिटर्न देगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते ये करेक्ट करता हुआ आपको दिखता है और अराउंड 86 लेवल्स आपको देखने को मिलता है, चाहे तो एवरेज करिए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अगला प्रश्न सर श्री ओम दलाल जी हैं, हुडको पे फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आज एक पॉजिटिव खबर जो आई जिसपे कि आईआरएफसी, पीएफसी, आरईसी सब चल रहे हैं, उसमें हुडको को भी इसका फायदा मिलेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, हुडको में फ्रेश एंट्री कब करनी चाहिए? देखिए हुडको के लिए ना मैं एक चीज आपको ऐड कर देता हूं सर, अभी इसमें एंट्री सिर्फ तब करिएगा जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पर मत लीजिए। फंडामेंटली द कंपनी इज अमेजिंग, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इन लेवल्स पे ये कंपनी मिल रही है, बहुत ही उम्दा कंपनी मिल रही है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, इसमें पता नहीं क्या सर, एक टाइम था ना जब सुजलॉन और वो सब शेयरों में एक जिंक्स लगा हुआ था, वही जिंक्स इस बेचारे में भी लगा हुआ है। ये जैसे तैसे करके 248 रुपए तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता है। आप इन लेवल्स पे लेना चाहते हैं लीजिए, मगर मीडियम टर्म की अप्रोच ट्रेडिंग बेट नहीं बनती। मैं इसको जब तक 248 के नीचे मेंटेन कर रहा है बोलूंगा हर लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, यहां करना चाहें यहां भी कर लीजिए। स्टैगर्ड मैनर में 210 रुपए तक आता है, वहां भी और बाइंग कर लीजिएगा। इसका अगर आप 248 का ब्रेकआउट देखते हैं, उसके बाद सबसे पहला टारगेट जो है ऑन कार्ड्स वो 324 रुपए का बनता है। इतनी पोटेंसी है कि साथ ही मूवमेंट भी आपको करता हुआ दिखा सकता है। 324 पहला टारगेट होगा, और क्योंकि मैं आपको मीडियम टर्म के लिए बोल रहा हूं, 324 रुपए तोड़ के ये सस्टेन करेगा, आप मान के चलिएगा आपको ये 372 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा, बट दिस कॉल्स फॉर टाइम, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट नहीं। ठीक सर, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। लव नेस्ट के नाम से आईडी बनाई हुई है हमारे अगले दर्शक ने। कह रहे हैं रचित सर कैसे हैं आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें, और कहना चाह रहे हैं एनबीसीसी इंडिया पर इनका सवाल है, फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं, कब कर सकते हैं? थैंक यू विपुल जी। और बाकी पुष्पा जी ने एक सवाल किया सर, एससीआई पे आपने इतना अच्छा बताया लेकिन फ्रेश एंट्री कहाँ करनी चाहिए ये नहीं बताया, तो ये इनके एनबीसीसी पर जरा, और उसके साथ अगर सिर्फ एंट्री लेवल बता दीजिए सर जरा। बिल्कुल, देखिए इनको मैं एक चीज बोलूंगा, एनबीसीसी वैसे बहुत अच्छे लेवल पे अभी मेंटेन कर रहा है, मगर थोड़ा सा करेक्ट कर लेने दें। 114-113 रुपए के आसपास आता है ना, वहां पे फ्रेश एंट्री करेंगे।
अब मुझे नहीं लगता जो लोअर लेवल्स हैं 104 रुपए इसके आते हुए दिख सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली टच में नहीं रहते, अगर किसी भी दिन वॉलेटिलिटी के चलते आपको 105, 106, 104 रुपए में मिले ना, और अपनी पोजीशन आप बना लीजिएगा। ये पर्टिकुलर काउंटर अब जिस तरीके से मूवमेंट करने के लिए तैयार हो गया, और ये सेक्टर जिस तरीके से पूरा काम, सर मैंने आपको एक न्यूज भी शेयर करी थी, उससे भी एक रिलेशन निकलता है इसका। आप ये मान के चलिए बहुत कंफर्टेबली आपको नियर टर्म में 148 तक का लेवल दिखा सकता है, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं 172 तक का लेवल दिखा सकता है। एससीआई पे अगर हम आ जाते हैं, एससीआई करंट लेवल्स पे जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, अपसाइड के लिए तैयार है। अगर आप चाहें तो यहां भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। एक्सट्रीम बॉटम जो है वो 204 रुपए का है, तो 204 रुपए तक आप चाहें तो स्टैगर्ड बाइंग कर लें, अदरवाइज आप चाहें तो यहां पे भी पोजीशन अपनी बना सकते हैं। 219 चल रहा है, 216, 217, 18 जहां बनाना चाहें बना लीजिए। एससीआई वापस से एक अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, बट वो भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मतलब हाथ के हाथ नहीं भागे, हो सकता है 15 दिन ले ले, बट भागेगा सर। ठीक, दो स्टॉक्स और जरा फटाफट कवर करते हैं। एक है सर JWL पे काफ़ी सारे सवाल हैं, क्या करना चाहिए। एक हमारे दर्शक है जिन्होंने लेवल बहुत नीचे के बताए हैं, 95, 96 के आसपास लेकर के बैठे हुए हैं JWL, और अभी जो है वहाँ से काफ़ी तेज 370, 80 के 75 के आसपास चल रहा है। तो इनके लिए तो खैर पूछने का सवाल कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। जुपिटर वैगन में क्या करना चाहिए सर? बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पर, काफ़ी जिस तरीके से रेलवे में काम हो रहा है वैगन को लेकर के, और तमाम नई नई तरह की ट्रेनें अब आ रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? लॉन्ग टर्म में कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए? और दूसरा जो प्रश्न मेरा है वो जियो फाइनेंस को लेकर के, इसके बाद तुरंत उस पर बात करेंगे। सर देखिए, JWL को ना हम एक चीज समझ लेते हैं, इसका ना टैगलाइन है कंप्लीट मोबिलिटी सोल्यूशन। सर ये वैगन्स भी बनाते हैं, ये कंटेनर्स भी बनाते हैं, इनका बिजनेस बहुत बड़ा है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, रेलवे जिस तरीके से चपेट में आया है ना, उसके चक्कर में मतलब ये ब्रेकिंग सिस्टम भी बनाते हैं, रेलवे ट्रैक सोल्यूशन भी बनाते हैं, लोडिंग बॉडीज भी बनाते हैं। इंफ्रा स्पेंडिंग, रेलवे स्पेंडिंग और ट्रांसपोर्ट स्पेंडिंग में JWL अपसाइड देने को तैयार रहेगा ही रहेगा। अब ये पिट गया है, और मैं भी पिट गया हूं इसके साथ साथ, क्योंकि मेरा 388 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, उसके तो इसने जो परखच्चे उड़ाए और जो बेइज्जती करी है। बट एनी हाउ सर, मार्केट इज द किंग, वी आर नोबडी इन फ्रंट ऑफ द मार्केट्स। अब करना क्या है? मैं तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पोजीशन अपनी बना रखी है तो अभी पोजीशन को छेड़े नहीं। वॉलेटिलिटी के चलते अगर आपको ये करीबन 350-52 रुपए, क्योंकि सर 388 के नीचे अगर ये चल रहा है ना, एक बार हो सकता है आपको 348 रुपए तक का भी लेवल दिखा दे। आप वहां पे चाहें तो एवरेज करिएगा। अगर फ्रेश एंट्री की आप मेरे से बात पूछते हैं तो मैं आपको बोलूंगा यहां से करना चालू करें। 350, 21 रुपए तक का एक अपना ब्रैकेट तैयार कर लें, हर लोअर लेवल पे इसमें पोजीशन बनाएं। 435 रुपए का एक लेवल है, जैसे ही ये तोड़ेगा फिर ये घोड़े की तरह भागेगा, और फिर जो इसका लेवल निकल के आता है वो आता है 565, 435 के ऊपर। और सर हिस्टोरिकली इफ वी रिमेंबर, ये पोटेंट है ये मूवमेंट्स करने के लिए, हाई बीटा काउंटर है। 435 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, 565 रुपए तक जाएगा आराम से, और उसके बाद अगर आप उसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वापस आपको 680 से 700 का लेवल दिखा सकता है। अब सर, अब एक नया नाम मैंने इनके लिए ढूंढ लिया है, जियो फाइनेंस। शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, शेयर का बच्चा जियो फाइनेंस बिल्कुल तैयारी में बैठा हुआ है सर। बिजनेस इनका कॉमर्स होने वाला है, और देखिए बिजनेस कॉमर्स होने के पहले ही बहुत सारी जगह, इनफैक्ट मैं समझता हूँ आपके चैनल पे भी इसके नए प्रोडक्ट लाइनअप का बहुत डिस्कशन चल रहा है, जो म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं उनके लिए। मेरे लिए ये एक बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग अभी मैं समझ रहा हूं, यहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एंड जो वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं, अगर आपको 278 तक मिले और अपनी पोजीशन बढ़ाइएगा, ये जैसे ही अब इस रेंज को ब्रेकआउट देगा, ये जैसे ही 306, 308 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देगा, आपको हाथ के हाथ 360 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। इट इज अ वेरी नियर टर्म टारगेट दैट वी आर सीइंग। अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो वापस आपको ये 396 से 408 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अच्छा काउंटर है, तैयारी कर रहा है। और मैं एक और चीज बोल देता हूं, अगर इसे खरीदेगा सर, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, 378 तक खरीदते रहिए। ठीक ठीक।
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बेचने की जल्दी मत करिएगा, ये मल्टी बैगर बन सकता है। होल्ड करके रखिए। जो एक समस्या थी कि कामकाज एक बार शुरू हो जाए, अब शुरू भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी थोड़ा सा जो है धीरज के साथ बने रहिए। जैसे अभी हमारे दर्शक बता रहे थे ना, 3 गुने हो गए पैसे, तो चुपचाप शांति से बैठे रहिए, अच्छे पैसे बनेंगे आने वाले दिनों में यहाँ पर भी। अगली कंपनी फटाफट लेकर के आते हैं। शांतनु वार्ष्णे कह रहे हैं, नमस्कार सर, अच्छा लग रहा है कि बोनस चैनल वापस आ गया है लाइव स्ट्रीम के लिए। थैंक यू, आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरीके से आप लोगों ने धैर्य दिखाया, सब लोग एक पीछे से एकदम से सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे आप लोग, थैंक यू। एनटीपीसी ग्रीन पर इनका प्रश्न है सर, और ये 100 शेयर लिए हुए हैं 146 पर, कह रहे हैं कि अब 108 आ गया है, क्या करना चाहिए? ये एनटीपीसी ग्रीन पे क्या करें सर, और क्या एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे? एनटीपीसी में भी क्या करें अभी? सर एनटीपीसी ग्रीन तो देखिए, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, अभी कुछ नहीं होने वाला है। और एनटीपीसी ग्रीन अगर आपने ले रखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, फंडामेंटली काउंटर अच्छा है। रिसेंट टाइम्स में 50 डीएमआ के ऊपर, पहले नीचे चला गया था, अब वापस ऊपर मेंटेन कर रहा है। इसको हल्का सा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है 112 रुपए क्रॉस करने में। 112 रुपए क्रॉस करेगा, उसके बाद अपसाइड रजिस्टर करेगा, बट ये सारे डिस्कशंस एनटीपीसी ग्रीन के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। एंड द रीजन व्हाई आई टेल यू, ये अभी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जहां आपको लोअर लेवल्स पे ये काउंटर मिलता है, खरीदते रहें। एसआईपी के थ्रू भी खरीदना चाहें, खरीदते रहिए। 102 रुपए मिलता है, 98 रुपए मिलता है, जहां मिलता है लोअर लेवल पे खरीदिए, और इसको टाइम दीजिए 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का अगर आप इसको टाइम ढंग से दे देते हैं, आपको बहुत कंफर्टेबली ये 180 से 200 रुपए तक का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अ गुड काउंटर बट फॉर पेशेंट इन्वेस्टर। अब आ जाते हैं सर एनटीपीसी पे। एनटीपीसी 333 रुपए चल रहा है, ये बिल्कुल ट्रम्प साहब का मूवमेंट कर रहा है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। ये ट्रम्प साहब का मूवमेंट इसलिए कर रहा है सर, क्योंकि इसका अब जो बाइंग लेवल निकलता है ना, वो थोड़ा सा लोअर एंड पे निकलता है, और वो लोअर एंड ये आने को तैयार नहीं है। आज एनटीपीसी अगर 320 रुपए 318 रुपए आएगा, मैं आपको बोलूंगा आप खरीद लीजिए, बट ये पता नहीं क्यों 328 पे अपना एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं, जो कि वैलिड रेजिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है वो तो बरकरार रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे, लोअर लेवल्स में मिले 324 322, वहां पे अपनी पोजीशन बना ले। इसको लॉन्ग टर्म तक देने की आपको जरूरत नहीं है, मीडियम टर्म में ही ये आपको वापस 396 से 400 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर उससे ज्यादा आप इसको समय देते हैं, वापस 450 रुपए का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, कोई परेशानी नहीं।